नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है अ काइंड ऑफ रिलीफ। अभी जो इकोनॉमिक स्टिमुलस देने के लिए सरकार की तरफ से जो एक क्रेडिट स्कीम रिलीज़ की गई है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर की बात करो, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर को और इम्प्रूव करने की बात करें, या फिर जो एमएसएमईज़ हैं उनको एम्पावर करने के लिए, तो जानेंगे क्या है यहाँ पर एडिटर के ओपिनियन। यहाँ पर आर्टिकल है दूसरा, काउंट आवर डेड। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि किस तरीके से डेटा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही है कि यूपी जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है वहाँ पर तो डेटा इतना कम हो रहा है कि मतलब जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ गोवा वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, डेटा कलेक्शन अच्छा होता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर यूपी के कंपैरिजन में ज़्यादा डेथ रेट आ रही है। तो ऐसे में डेटा डिस्क्रिपेंसी को लेकर के ये आर्टिकल है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लास्ट में हम निकालेंगे। इसके अलावा हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है सुपर सेंसर। अभी जो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 का जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ऑब्जेक्ट किया जा रहा है फिल्म फ्रेटर्निटी, मतलब जो फिल्म मेकर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो जानेंगे क्या प्रोविजन है। डिटेल तो हमने देखो एक्सप्लेन पेज पे पूरी ले ही ली थी। अगर आपने वो वीडियो फॉलो नहीं कर रखा है तो दूसरा वीडियो आप जरूर फॉलो करो। इससे क्या होगा, फिर आपका एक हॉलिस्टिकल अप्रोच बननी शुरू हो जाएगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी किसी भी टॉपिक की। दूसरा इधर वाला आर्टिकल है न्यू फेस ओल्ड आइडिया। इस आर्टिकल में जो ईरान में अभी इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के और नए प्रेसिडेंट वहाँ पर बन चुके हैं इब्राहिम रईसी, तो उनका क्या अप्रोच रहने वाला है। वो एक कंजर्वेटिव मैनर में ही काम करने वाले हैं और साथ में एडवेंचरिज्म को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि यूएसए के साथ में दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ा ले, वो कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ईरान की पॉलिटिक्स बताई जा रही है, लास्ट में एक बार थोड़ा सा देख लेंगे इसमें। इसके अलावा आइडिया पेज पे ये और ये दोनों आर्टिकल्स एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें तो कुछ कमियां बताई जा रही हैं और यहाँ पर अमिताभ कांत जी के द्वारा सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो दोनों आर्टिकल्स को इंटीग्रेट करके हम रीड आउट करेंगे। और लास्ट में आर्टिकल है कास्ट इन चाइनाज इमेज, कि किस तरीके से पार्टी टू पार्टी रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, उसको समझेंगे। अच्छा आर्टिकल है। तो ऐसे में आर्टिकल देखो सारे अच्छे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में लेंगे और लास्ट में फिर समरी लेनी है ही सबकी। ओके, स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जिस सीक्वेंस में आर्टिकल्स डिस्कस किए जाते हैं उसी सीक्वेंस में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डालता हूं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जीएस पेपर में जनरल स्टडीज़ के किस पेपर के साथ एसोसिएशन आप कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, उसी सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को पहले कवर करते हैं और जैसे जैसे इंपॉर्टेंस खत्म होती चली जाती है उसी तरीके से हमारा जो मैटर है वो भी कंसाइज होता चला जाता है। तो डिटेल में जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है अ 4 इंच स्क्रीन वर्क एंड प्ले। तो इस आर्टिकल में देखो सुकांता चौधरी, बेसिकली अगर राइटर की बात करें तो ये प्रोफेसर हैं, यहाँ पर देख प्रोफेसर एमिरेट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है ये प्रोफेसर। तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी जो एजुकेशन में जितना डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है ना, उतना शायद पहले ही कभी हमने एक्सपीरियंस किया हो। यहाँ पे एक छोटा सा एनेक्डोट बताया जा रहा है। कभी भी ऐसे राइटिंग के अंदर आप भी एनेक्डोट से शुरुआत कर सकते हो कि प्राइमरी स्कूल की एक टीचर जो कि रूरल बंगाल के अंदर पोस्टेड है, वो अपने बच्चे से रेगुलरली लॉकडाउन के टाइम पे बातचीत करती रहती है कि हाँ बेटा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, एक दिन ऐसा आता है कि जब उसको मतलब एक तरीके से अब बातचीत करना भूल जाती है, तो ऐसे में उसको फिर उसके रिमाइंड कराया जाता है कि हाँ जी आप अटेंशन पे करो, अपने बच्चे को ध्यान दो उसके ऊपर। पर सवाल ये आ जाता है कि फ़ोन के ऊपर बातचीत करना, अपने बच्चों से लगातार दूर रहना, ये कितना ज़्यादा मुश्किलों का कारण बना होगा इस लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो जाता है कि हमें एक बार एजुकेशन सिस्टम पर हमें एक बार नज़र डालने की ज़रूरत है। आज डिजिटल डिवाइड को लेकर को देखो कितनी परेशानियां होती हैं। एक तरफ बच्चे हैव्स हैं जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी है, तो दूसरी तरफ बच्चे हैं ही नहीं। हमारे यहाँ पर अभी तक भी इतनी सारी स्कूल्स हैं जो बंद हो गई, और स्कूल्स के बंद होने के चलते लगभग 248 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशन से अपनी मतलब कनेक्टिविटी बिल्कुल खो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो ये कि जहाँ पर डिजिटल डिवाइड है, एक तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं
तो वो तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को आराम से पढ़ा पाते हैं, जबकि अनएजुकेटेड या फिर वो लोग जो अपनी लाइवलीहुड के लिए डेली बेसिस पे काम करना उनका ज़रूरी है, तो क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? तो ये भी एक एजुकेशन का लेवल जो है माता पिता का, उसका असर भी बच्चों की लर्निंग पे पड़ा है, अगर टेक्नोलॉजी है भी तो। ठीक है, तो ऐसे में इनएडिक्वेसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हैं, जिसकी वजह से आज जो बच्चे पिछले 2 सालों से लगातार एजुकेशन से दूर हैं, उनके करियर में ये चीज़ें इंप्रूव होंगी भी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज अगर है भी किसी के पास में, तो क्या है जी, स्मार्टफोन का 4 इंच का स्क्रीन और उसके ऊपर ही वो अपनी पूरी मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें वो पढ़ना भी उसी पे है, गेम्स भी उसी पे खेलना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। एनसीईआरटी ने देखो अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी थी लॉकडाउन के टाइम पे कि जहाँ पर भी डिजिटल डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, उन बच्चों के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। बट समस्या क्या आ जाती है, वही चीज़ कि टीचर्स के पास में क्या प्रॉपर ट्रेनिंग है? आपके पास में टीचर्स अनट्रेन्ड है, मतलब टेक्निकल टेक्नोलॉजी प्लस टीचर्स, इनको साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है। आप न्यूज़पेपर की बात करो, टीवी प्रोग्राम्स की बात करो, फूड पैकेट्स की बात करो, हर एक तरीके से देखा जाए तो फोकस किस चीज़ पे है कि हाँ जी, एजुकेशन तो हम प्रमोट करना चाहते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में देखें तो वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। अगर स्लम्स में टीचर्स हैं तो उनका खुद का एक प्रॉब्लम है, रिमोट विलेजेस की बात करें, वहाँ पर टीचर्स का आना जाना, और साथ में ये दोनों कंस्ट्रेंट्स के चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पुअरली एजुकेटेड जो पेरेंट्स हैं वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो ऐसी परिस्थितियों में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। बात आती है फिर माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों की, जिसमें 46.2% जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं, जुलाई 2020 तक ही हो चुके थे। मतलब 100 जने अगर माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, तो उसमें से 46.2% तो स्कूल छोड़ चुके हैं, वो भी जुलाई 2020 तक ही हो गया था। तो ऐसे में जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से 3 पेज गाइडलाइन भी दी थी कि इनका रिहैबिलिटेशन किस तरीके से किया जा सकता है, कि हाँ जी, जो परिस्थितियाँ उनके साथ बिगड़ चुकी हैं उनको कैसे सेटल डाउन किया जाए। बट रियल क्या है कि डेटा डिस्क्रिपेंसीज, डेटा अवेलेबल नहीं होना, और फिर उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन भी है तो आप किस लैंग्वेज में कर रहे हो, कैसा एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या घर पे बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था रह पाती है? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कागज़ों पर तो हो चुकी हैं, बट अभी तक भी ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। स्टेट को देखो, ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत, स्टेट का मतलब सरकार, टीचिंग मटेरियल प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो, वर्कशीट टाइम पे कलेक्ट हो, पर फिर भी सवाल आ जाता है पेरेंट्स की एजुकेशन का कि वो किस लेवल पर अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सकते हैं। देखो, कर्नाटका ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है, कर्नाटका एक एग्जाम्पल भी है इस तरीके के अरेंजमेंट का, वेस्ट बंगाल में भी इस तरीके का काम किया गया, पर क्या हर एक स्टेट इस लेवल पे अप्रोच कर पाया है? 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट एजेंडाज आ जाते हैं जो कि क्रूशियल हो जाते हैं। नंबर 1 कि स्कूल्स को रीओपन किया जाए और बच्चों को जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको फिर से लाया जाए स्कूल्स में, तो ये एक तो काम करना बहुत जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। सेकंड जो टास्क है वो ये कि जो लर्निंग डेफिसिट हो चुका है कि 2 साल तक लगातार पढ़ाई नहीं होने की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई में जो डिसरप्शन आया, जो गैप आ गया, वो उनकी लर्निंग डेफिसिट क्रिएट कर चुका है कि उन्होंने जो सीखना था वो चीज़ें वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो ऐसे में उनको उस गैप को करेक्ट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्रूशियल है, निर्णायक हो चुका है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई जाती है राइटर के द्वारा, क्योंकि इस टाइम पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या कि आपने चलो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, पर उस टेक्नोलॉजी में क्या स्कूल का फील आता है, अपने कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ करके जो पढ़ने का जो एक कल्चर क्रिएट होता है, क्या वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? घर पे अगर वो रहते हैं तो किस तरीके से कॉप अप कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अपने आप में। तो अभी देखो, अर्जेंसी है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई 2 दिन का काम नहीं है कि हाँ जी आपने स्कूल ओपन किया और पिछला जो डेफिसिट है और बच्चे जो बाहर निकल गए स्कूलों से उनको आप वापस ला पा रहे हो। यूपी में देखो कोशिशें की जा रही है, यूपी एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर जिन बच्चों ने 8वीं या 9वीं क्लास के टाइम पे अपनी एजुकेशन को छोड़ करके अब मजबूरी आ गई है कि उनको कुछ ना कुछ रोज़गार में, चाइल्ड लेबर में लगना पड़ गया है, चाहे घर वालों की वजह से या फिर फोर्सफुली उनको लेबर में लगा दिया
दिया गया है या फिर उनकी चाइल्ड मैरिज कर दी गई है, तो ऐसे में उनको लाना वापस ये अपने आप में एक लंबी एक्सरसाइज होगी। तो इसको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। मिशन मोड का मतलब हो गया कि लंबे टाइम तक आपको उनका रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना ज़रूरी है। नहीं तो हाल क्या होगा कि फर्स्ट क्लास का बच्चा जो कि अभी थर्ड क्लास में पहुंच गया है, उसकी रीडिंग स्किल्स या राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो पाएगी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि हाँ, हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें जो प्राइमरी स्कूलिंग है, अर्ली स्कूलिंग है, उसको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, आंगनवाड़ी और ये जो मिड डे मील स्कीम के साथ में जो हम प्रोविज़न देते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, उनको खाना दिया जाए, न्यूट्रिशनल लेवल उनकी बॉडी का प्रॉपरली मेंटेन रखा जाए, उसके बेसिस पे काम हो। तो ऐसे में ये बोला जाता है कि इस सारे काम के लिए जितना हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उस फंड में से भी 5,000 करोड़ रुपए तक का फंड अलोकेट हो रहा है। आप देखो, जीडीपी का बहुत माइन्यूट हिस्सा जो है वो एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर एक स्कीम चलती है हमारे, जिसका नाम है सक्षम स्कीम, ठीक है, जिसमें आंगनवाड़ीज को नियरली ऑक्यूपाई किया जाता है, जिसमें 4500 करोड़ रुपए तो वही एक स्कीम ही ले जाती है। तो क्या हम इस तरीके से हमारे टारगेटेड मैनर में काम कर पाएंगे कि हाँ, हम बच्चों को इंटीग्रेटेड मैनर में बड़ी से बड़ी लेवल तक पहुंचा सकें? तो अर्जेंसी बहुत ज़्यादा ग्रेव है, हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो न्यूट्रिशन लेवल की बात हो या फिर जो एक खुद के लर्निंग प्रोसेस की बात करें बच्चों की, वो। और पेंडेमिक ने तो देखो हाल ही ख़राब कर दिया, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जो सप्लीमेंट्री नरिशमेंट है, जो मिड डे मील स्कीम्स हैं, उनके तहत जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी टारगेट्स रखे गए हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अब सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, एनकरेज करने की ज़रूरत है सभी की स्टेक होल्डर्स को। एक तरफ तो हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, नेशनल प्राइड की बात है, तो हम इसको नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ हमने इग्नोर कर रखा है मिनिमल एजुकेशन को ही। तो ऐसे में बच्चे जो कि फ्यूचर एसेट्स हैं हमारे कंट्री के, नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे अगर ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन कैपिटल को ही हमने क्रिएट नहीं किया, तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या इतना प्राइडफुल होगा, क्या हमें इतना गर्व दे पाएगा? तो देखो, आज ये राइटर बोल रहे हैं कि आज की अगर मैं बात करूं और आने वाले 5 साल तक हम कहीं ना कहीं इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ते रहेंगे और ये जो रेपरकशंस है सारे के सारे, इन सब से लड़ेंगे, तो 2026 आ जाएगा। तो क्या उन 5 सालों के अंदर इन बच्चों का एजुकेशन लेवल जो डिक्लाइन कर चुका होगा, उसको आप कोप अप करने के लिए तैयार हो? क्या आपने कुछ सोचा है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि 75 हमारी जो 75th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस की, वो बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेट हो, पर ये ड्रॉप आउट्स की बात करो या इलिटरेसी की बात करो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। आज लिटरेसी रेट की बात की जाए, इंडिया में कितनी चल रही है? एवरेज 78% के लगभग चल रही है। और हमारे जो 4 फादर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने एनविसाज किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस को, जिनमें कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करनी एक की पिलर थी। तो उसमें फोकस किस पे किया जा रहा है? क्लास 1 पे, कि हाँ जी, एनरोलमेंट कितना हो रहा है क्लास 1 में। तो आपने एनरोलमेंट को देख लिया, पर उसके बाद में ड्रॉप आउट्स कितने हैं उसकी कौन गारंटी लेगा? उन बच्चों को रिटेन कराओ। जैसे जैसे एजुकेशन में आप अपर लेवल पे पहुंचते चले जाते हो, वैसे वैसे एनरोलमेंट रेशियो डाउन होता चला जाता है, क्योंकि बच्चों पे पारिवारिक परिस्थितियां परेशान करती हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में फिर उनको अपनी एजुकेशन छोड़ करके या फिर किसी दबाव के चलते फिर उनको मेहनत करके फिर बाद में रोजी रोटी कमानी शुरू कर देनी पड़ती है। तो शुरू में ही जब वो, और अनएजुकेटेड लोगों के बारे में आपने खुद ने फील किया होगा, कभी बैठो उनके पास में, उन लोगों की ज़्यादा डिमांड नहीं होती, उनकी ज़्यादा ब्रॉड सोच नहीं होती है, वो बस इतना सोचते हैं कि हाँ जी, हमारी लाइफ है ही इतनी। आज अगर आप कुछ अपना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कुछ सोच पा रहे हो, तो उसके पीछे आपकी एजुकेशन है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप कर रहे हो अभी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में उन बच्चों के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। राइटर है अमिताभ कांत जी। ये देखो, नीति आयोग के सीईओ हैं और ये इनके ओपिनियन जो है वो पर्सनल है। देखो, स्कूल एजुकेशन की बात करें या इसके लैंडस्केप की बात करें, पूरी इमेज की, तो हम एक्यूट लर्निंग क्राइसिस का सामना कर रहे हैं कोविड-19 के चलते, ये हमें पता है। और रीडिंग प्रोफिशिएंसी की बात करें, जो कि 10 साल की एज तक होना चाहिए, उसमें भी लैकिंग आ रही है, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में देख लिया कि कितनी मुश्किल है। और पैंडेमिक ने देखो लगातार और ज़्यादा परेशान कर रखा है। लगभग 15.5 लाख स्कूल्स हैं, वो देखो बंद हैं फिजिकली, ऑनलाइन चल रहे हैं, वो बात ठीक है, पर फिजिकली तो बंद ही है। और लगभग
248 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले साल इस बीमारी के चलते या जो भी ये लॉकडाउन्स लगे हैं उसके चलते अफेक्टेड रहे हैं, उनके ऊपर असर इसका रहा है। तो हमें साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है इस क्राइसिस में, क्योंकि आज एक तरफ तो हम एक तरफ तो मूव कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लर्निंग क्राइसिस हमारे बेसिक लेवल पे इतना बुरा हो रहा है। तो एजुकेशन को रीइमेजिन करना और अभी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके साथ में उसको अलाइन करना, मतलब आप टेक्नोलॉजी का यूज करो एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करने के लिए। देखो, एक तरफ हम जानते हैं कि ब्रिक एंड मोर्टार से बनी हुई जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर एजुकेशन अच्छे से मिलती है, पर क्या करें कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जिसमें घरों में सबको पैक कर दिया है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसे में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस पैंडेमिक के बेसिस पे। देखो, क्राइसिस अपॉर्चुनिटी बन जाता है अगर आप मेहनत करने वाले हो तो, ठीक है। तो ऐसे में हमें एक प्रॉपर वे में असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इस एजुकेशन सेगमेंट को टेक्नोलॉजी से हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें एक क्लियर कॉल दिया गया है कि हाँ, हम इंटीग्रेट करेंगे टेक्नोलॉजी को हर एक लेवल पे, जहाँ जहाँ पर भी एजुकेशन की बात की जाए, चाहे लोअर लेवल हो, जो प्राइमरी लेवल है, मिडिल स्कूल है या हायर स्कूल है, या फिर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करो, हर जगह पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। आज एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को स्टैब्लिश करने की बात की है, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, ठीक है। तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट होगा जो काम क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इंडिया की अगर बात करें तो आज हमें इस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, फ्यूल, हमें फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि डिजिटल इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिफरेंट इनिशिएटिव्स, जिसमें दीक्षा जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन, या फिर ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि यूडाइस, ये एक लार्जेस्ट एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करने की बात की गई है, जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा यूडाइस। तो पॉइंट यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में इतने टारगेट्स हैं और इन सब पे काम मोर और लेस कहीं ना कहीं हो रहा है, तो इस चीज का यूज करना बहुत जरूरी है। गांवों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, बहुत हद तक गांवों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है। अफोर्डेबल इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए देखो, भारत नेट प्रोजेक्ट चला रखा है कि भारत में जितनी भी पंचायतें हैं वहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए। साथ में जो फ्लैगशिप स्कीम्स है जैसे डिजिटल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप डिटेल जरूर पढ़ोगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिफरेंट जो पोर्टल्स हैं या फिर जो एक तरीके से काम करने के तरीके हैं डिजिटली, जिसमें दीक्षा और यूडाइस की हम बात कर चुके, यूडाइस प्लस, तो इनका यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एडटेक पॉलिसी आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 की एलिमेंट्स पे फोकस करनी चाहिए। नंबर 1, एक तो एक्सेस टू लर्निंग स्पेशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जो लोग अभी हमने बात की थी ना स्लम्स की, रिमोट एरियाज में, या फिर जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है उनके बच्चे, उनके ऊपर आप फोकस करो। सबसे पहली चीज तो एक्सेस प्रोवाइड करो कि हाँ वो पढ़ाई कर पाएं, कम से कम रिसोर्सेज की कमी ना हो। नंबर 2, इनेबल करो ऐसे प्रोसेस को जिससे कि टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन तीनों चीजें कंटिन्यू हो सके। टीचिंग भी अच्छे से हो, लर्निंग को भी आप असेस कर सको कि हाँ जी बच्चे कितने अच्छे से सीख पा रहे हैं, और इवैल्यूएशन भी हो कि हाँ किसने किस लेवल तक एजुकेशन ले ली है। इसके अलावा तीसरा जो की फैक्टर होना चाहिए जिस पे ये काम होना चाहिए एडटेक पॉलिसी का, वो है कि फैसिलिटेट करो आप टीचर्स की ट्रेनिंग को। एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए टीचर्स का। चौथा है, हमें गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है, चाहे हम प्लानिंग की बात करें, फिर प्लान इंप्लीमेंट हो तो उसको मैनेज करने की बात करें, और जब मैनेजमेंट हो तो उसके बाद में उसको मॉनिटर करें। तो ऐसी परिस्थितियों में ये 4 की पॉइंट्स हैं, आप ये चारों के चारों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी लिख सकते हो। एडटेक पॉलिसी के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड जब भी बात आए तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं यहां पर राइटर के द्वारा। अब अगर हम दूसरे कंट्रीज से एक्सपीरियंसेस से थोड़ा लर्न करने की कोशिश करें, रिसर्च करें, तो हमें क्रूशियल इंसाइट्स मिलते हैं, कुछ अंदर की बातों का पता पड़ता है। जैसे कि
टेक्नोलॉजी है ना, वो एक टूल है, ना कि कोई पैनेसिया। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को आप केवल और केवल टेक्नोलॉजी बेसिस पे कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर है राइटर का कि आप एक टूल, एक औजार की तरह काम ले सकते हो। पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दो टेक्नोलॉजी में, वो काम नहीं चलेगा। नंबर 2 बात करें, जो इनसाइट्स मिली दूसरे कंट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी बेसिस एजुकेशन सिस्टम था उनसे, कि टेक्नोलॉजी जो है वो लर्निंग मॉडल में एक सर्विसिंग का काम कर सकता है बहुत ही अच्छा। देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना क्या हम अच्छे से काम कर पाएंगे? तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस में हमें अपडेट लाने की जरूरत है, उनमें टीचर्स को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, दूसरी लर्निंग ये आ गई। तीसरी, टेक्नोलॉजी है वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता स्कूल्स को, रिप्लेस नहीं कर सकता टीचर्स को, ये केवल और केवल सप्लीमेंट कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया कि स्कूल को हटा करके क्या आप बिल्कुल ही ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दोगे? जी बिल्कुल नहीं। क्या टीचर्स की बजाय अब रोबोट पढ़ा देंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे बच्चे? जी बिल्कुल भी नहीं। ये कोई टीचर वर्सेस टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टीचर एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए ये कोरोना ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है हमें। ठीक है, तो टेक सॉल्यूशन जो है वो इम्पैक्टफुल होगा तभी जब हम टीचर्स को लेवरेज करेंगे, उनको थोड़ा सा एम्पावर किया जाएगा। टीचर्स की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप देखो कि कंडीशनल गुड लर्निंग्स की बात करें तो उसकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर हो, मतलब कि आप क्या आउटकम चाह रहे हो बच्चों से, उस तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन हो। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है एक प्रॉमिस देती है कि हाँ, आप ऐसी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, देखो आज ये रियलिटी तो है ना कि जहाँ पर भी एजुकेशन, ये जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, स्मार्टफोन्स का एक्सेसिबिलिटी है, कंप्यूटर्स अवेलेबल है, कम से कम वो बच्चे पढ़ तो पा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। पर दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में एजुकेशन प्रोडक्टिविटी को भी एनहेंस करने की ज़रूरत है, उसमें भी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। हमें लर्निंग रेट है उसको भी इंप्रूव करना है, उसमें भी हमें हेल्प कर सकती है टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर, इनका भी एक जो पोटेंशियल है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। राइट, तो ऐसे में ऑटोनॉमी भी दी जाए, स्टूडेंट्स को एक स्कोप भी प्रोवाइड किया जाए। अगर इंडिया में एड टेक इकोसिस्टम की बात करें तो पोटेंशियल बहुत है इनोवेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 4500 से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में आप देखोगे स्टार्टअप हैं, जो कि $700 मिलियन का मार्केट है अभी। ठीक है, सेम चीज आप यहां पर देखो कि 30 बिलियन का मार्केट है आने वाले 10 साल के अंदर एजुकेशन के अंदर। आप देखते हो ना, ये बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गए, या फिर आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल देख लो, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। वो क्या कर रहे हैं, ये एस्टिमेट लगाया जाए तो $30 बिलियन का मार्केट है आने वाले 10 सालों में, 2030 तक। ठीक है, तो ऐसे में एक यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम भी कर रहा है। राइट, सेवरल एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा विद्यालय इन नमसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर टेक बेस्ड परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है। असम में भी ऐसा ही चल रहा है, जहाँ पर करियर गाइडेंस पोर्टल चल रहा है, जहाँ पर कि स्कूल टू वर्क हायर एजुकेशन ट्रांजिशन के लिए बच्चों को क्लास 9 से 12 तक उनको एजुकेशन दी जा रही है ऑनलाइन। ऐसे ही इस तरीके से समर्थ इन गुजरात भी चल रहा है, वहाँ पर भी ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा रहा है, टीचर्स का भी किया जा रहा है, और उसके अंदर IIM अहमदाबाद का कोलैबोरेशन है, ये भी एक इनोवेशन है। झारखंड का DigiSath, ये भी एक रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है, जहाँ पर पेरेंट टीचर स्टूडेंट का लिंकेज अवेलेबल है। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे भी और टीचर्स भी और पेरेंट्स भी एक डायलॉग स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल है। हिमाचल प्रदेश का हर घर पाठशाला, ये भी एक डिजिटल एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है। तो उत्तराखंड में भी कम्युनिटी रेडियो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करो, डिजिलैब काम कर रहा है, और व्हाट्सएप के ऊपर आपको पता है 50,000 से भी ज़्यादा ग्रुप, और गार्गी क्लासेस आपको कर ही रहा है साथ साथ में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो लोग बिल्कुल फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या आपको खुशी होगी कि आप फैमिली से जिससे एसोसिएटेड हैं उस गार्गी क्लासेस के साथ में, वहाँ पर यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई के लिए तरसते हैं, ठीक है, उनको फ्री में या मिनिमम जो वीडियो कंटेंट में डालता हूँ वो मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान का जो सेगमेंट में पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, उन लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते नोट्स परचेज करना, वो लोग क्या होता है नोट्स मेकिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो उनके लिए केवल डेटा बेसिस पे, केवल इंटरनेट का जो डेटा है वो कंज्यूम होता है और उनको पूरा कंटेंट मिलता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप्स हैं
ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है ये वाकई में हेल्प करता है, सप्लीमेंट करता है एजुकेशन में जो हमारा जो स्कूल सिस्टम है या जो भी लर्निंग प्रोसेस होता है। सिमिलरली केरला के अंदर भी चल रहा है एक प्रोग्राम। तो ऐसे में देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एजुकेशन अच्छी खासी मिल रही है लोगों को। ठीक है, तो एक कोहेसिव स्ट्रेटजी जिसके अंदर आप देख सकते हो सब लोगों को इंटीग्रेट किया जाए, मल्टीपल फ्रंट्स को आप देखो कि हाँ बच्चों के लिए क्या बेनिफिट होगा। अगर लर्निंग आउटकम अच्छा रहता है तो उससे क्या होगा, उनका करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनेंगी तो देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा। और दूसरे चैलेंजेस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स के ट्रेनिंग में कमी है, तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रख करके कैसे स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। ठीक है, तो एडटेक एक लैंडस्केप होगा जिसमें स्केल, रीच और इम्पैक्ट तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा कि कितना कवरेज है, कहाँ तक आप रीचिंग कर पा रहे हो, कितना डीप रीच है, मतलब बच्चे लर्न कितना कर पा रहे हैं, और ट्राइबल रीजन में जो बच्चे रह रहे हैं या रिमोट एरियाज में जो बच्चे रह रहे हैं क्या उन तक एजुकेशन पहुंच पा रही है, और इम्पैक्ट इसका लर्निंग आउटकम क्या मिल रहा है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, एक एक्सेस की, इक्विटी की, ऐसा नहीं पार्शियलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली हो, ऐसा नहीं अर्बन में, अर्बन रीजन में है रूरल में नहीं है, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, आउटकम रिलेटेड, मतलब आउटकम रिलेटेड क्वालिटी चेक हो, और साथ साथ में जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने चैलेंजेस हैं उनको हमें ध्यान में रख करके काम करने की ज़रूरत है। देखो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की पॉलिसी की बात करें तो एक प्लानिंग प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर कन्वर्जेंस होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन का, स्किल का, डिजिटल गवर्नेंस का, फाइनेंस का, इन सब का साथ में मिला करके, क्योंकि वही बात है कोई भी टीचर अगर पढ़ाएगा और लर्निंग आउटकम से बच्चों को बेनिफिट हो रहा है पर टीचर्स के लिए रेम्यूनरेटिव अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो वो भी गड़बड़ बात है। डिजिटल गवर्नेंस की बात करो तो बच्चों को एकदम प्रॉपर वे में गाइडेंस मिले जिससे कि वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके आगे बढ़े तो और अच्छा रहेगा। एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने की ज़रूरत है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी स्कोप एक बनता है। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में, जैसे टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए और जो भी बच्चे हैं उनको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स सब साथ में आकर के काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक प्रोग्राम पे काम कर रही है जिसको आप जानते हो, इंडियाज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें जितने भी 112 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुझे जहाँ तक पता है, इन 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर वर्कआउट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनकी एंगेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हाँ उनकी ज़रूरतें क्या है, क्या उनके लिए किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेसिस पे ही तो हो रहा है, तो क्यों ना इसी तरीके से हम सिटीजनशिप बेसिस पे या फिर गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ठीक है, इनके बीच में जो पार्टनरशिप का एक सेगमेंट हो सकता है और गवर्नमेंट्स के बीच के में भी एक पार्टनरशिप का काम हो सकता है जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, इस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छा आइडिया है। स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है कि आप डिजिटल डिवाइड को करेक्ट करो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो, एक्सेस और स्किल की बात हम कर चुके हैं, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए और टेक्नोलॉजी के बेनिफिट क्या है, इन दोनों चीज़ों के लिए लिटरेसी या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो या फिर इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होनी ज़रूरी है। अगर हम थेमेटिक एरियाज़ की बात करें जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं, मतलब ये हो गया कि आप पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच में आगे बढ़ाओ, वही चीज़ें रिपीट हो रही है देखो, ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख करके हमें काम करने की ज़रूरत है, जैसे हमने क्रॉस कंट्रीज़ जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रख करके फिर प्लान किया जाए, ठीक है। नीति आयोग का देखो इंडिया नॉलेज हब भी चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दीक्षा चल रहा है, शगुन प्लेटफॉर्म चल रहा है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए आइडियाज़ हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देख करके अब अच्छे से एक प्रॉपर वे में एक कहते हैं ना बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है कि शानदार से जो जिसको बोलते हैं ना कटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि सस्ती भी हो, एक्सेसिबल भी हो, इक्विटी भी इंश्योर हो, है ना, वो सारी चीज़ें हमें काम करने की ज़रूरत है। देखो हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजी अगर नहीं बनेगी तो हमारी जर्नी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो मुश्किलें तो हैं पर मुश्किलों को हमें ओवरकम करने की भी ज़रूरत है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सीधा सीधा यही कहता है कि हमें एडटेक पॉलिसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आर्किटेक्चर तैयार हो प्रॉपर और उसके बाद में इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तब जाके स्टूडेंट्स की लर्निंग को मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स थे, देखे हमने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम आ गए सुपर सेंसर पे। देखो अभी ड्राफ्ट रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, जिसमें न्यू
सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 के लिए बोला गया है कि उसमें अभी चेंजेस लाए जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली जाएगी रिविजनरी पावर्स। अब रिविजनरी पावर का मतलब ये हो गया, आप यहाँ मानो कि कोई भी पिक्चर प्रोड्यूस हो गई मूवी रिलीज होने से पहले, अब प्रोडक्शन के बाद में वो जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास में कि वो चेक करेंगे कि कोई भी उस फिल्म में, उसके वीडियो में या ऑडियो में ऐसा कोई कंटेंट है जो कि पब्लिक मोरालिटी या फिर देखो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए चैलेंज है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ जी ये मूवी आप इस कैटेगरी में यू इस कैटेगरी में, मतलब यूनिवर्सल एंड एडल्ट और एडल्ट कैटेगरी में आप दिखा सकते हो। वो कैटेगरी दे दी जाती है मूवीज़ को। आप देखते होंगे शुरू में मूवी स्टार्ट होती है तो वो सर्टिफिकेट जो आता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में अभी क्या किया जा रहा है कि 1952 का जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है उसमें सेक्शन 5B1 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर नेशनल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर हार्म करने वाला कंटेंट किसी भी पिक्चर में यूज़ किया जा रहा है तो ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के द्वारा अगर सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में एक राइट अधिकार लेना चाह रही है जिसको बोला जा रहा है रिविजनरी पावर। रिविजनरी पावर का मतलब हो गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन का जो वर्डिक्ट है या जो भी सर्टिफिकेशन दे दिया गया है उसको रिव्यू करना। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में सारी पावर ले रही है। तो इसी चीज को चैलेंज किया जा रहा है या फिर मना किया जा रहा है फिल्म फ्रेटर्निटी, मतलब जो भी फिल्मों में काम करने वाले लीडर्स हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप इसको खत्म करो। ये तो सुपर सेंसर हो गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम देखो, दो टर्म है, एक तो हो जाती है कि आप सर्टिफिकेट दो और एक हो जाता है कि आप सेंसर करो। सेंसर का मतलब तो ये हो गया कि आप कंटेंट ऐसा केवल दिमाग में ये लेके चलो। देखो, एक तो नेगेटिव अप्रोच रखो कि आपको कमियां ढूंढनी है, ठीक है, और एक मैं बोलता हूं कि आपको अप्रूवल देना है। दोनों में डिफरेंस है। कमियां ढूंढने लगोगे तो नेगेटिव चीज कोई ना कोई आपको मिल जाएगी और आप उस मूवी को वहीं पे सेंसर कर दोगे कि मूवी काम की नहीं है। और अगर आपको सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो आप क्या देखोगे, एक मॉडरेट अप्रोच कि हाँ जी इसमें थोड़ा सा कंटेंट इस तरीके से है कि इसका अगर मतलब कोई गलत लगाए तो है, बाकी इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है उस पूरी मूवी में वो बहुत ही शानदार है। तो ऐसे में आप सर्टिफिकेट दोगे। तो सेंसर और सर्टिफिकेशन, सेंसरशिप और सर्टिफिकेशन दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन का काम क्या है जी, सर्टिफिकेशन। जबकि जो ये अभी ड्राफ्ट जो रिलीज किया गया है पब्लिक में कि हाँ कमेंट दो आप हमें, फिर उसके बाद में हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे इस बिल को, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट में डिबेट होगा, फिर एक्ट बनेगा। तो ये इनिशियल स्टेज में ही फिल्म फ्रेटर्निटी ने मना कर दिया कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है और गवर्नमेंट अपने हाथ में सारी पावर लेना चाहती है। देखो 2000 में पहले तो देखो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जो रिविजनरी पावर थी ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी पहले 2000 से पहले, पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आपके पास में ये राइट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इसी बात को लेकर के फिर पहुंचा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिविजनरी पावर को स्ट्रक डाउन कर दिया है तो आप इस पर रिव्यू दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से ये पावर निकल गई। अब उसी पावर को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखो आपने मूवी देखी होगी पद्मावत और उड़ता पंजाब, ऐसी ये दोनों मूवीज एक एग्जाम्पल है जिनके ऊपर सेंसरशिप का बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि इसमें कुछ लोग जो हैं या फिर कुछ कह सकते हैं सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को हार्म हुआ था। तो ऐसे में एक कल्चरल क्लेम बनती चली जाती है, ठीक है ना। या फिर आप देख सकते हो कि इन मूवीज़ को इस तरीके से इम्पोज किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था कि ये एक तरीके से ऑफेंडेड ऑनर है, ठीक है। कि उड़ता पंजाब में क्या था कि जो ड्रग्स का जो पूरा सिनेरियो था उसको आप देख सकते हो कि एक प्रेज किया जा रहा है, उसको लगातार आगे से आगे कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जबकि जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो ऐसे में इसके ऊपर सेंसर लगाया गया था, ठीक है, जिसमें क्या देखा जाता है यहाँ पे देखो कि हमारे मतलब ये जो सेंसरशिप देखी जाती है उसमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा अगर सरकार के हाथ में ये रिविजनरी पावर आती है। तो कि फॉरेन स्टेट्स के साथ में हमारे रिलेशन कहीं बिगड़ तो नहीं रहे, पब्लिक ऑर्डर तो कहीं नहीं बिगड़ रहा है, डिसेंसी और मोरालिटी तो कहीं नहीं बिगड़ रहा है, डिफेमेशन इन्वॉल्व हो, मतलब किसी की कोई मानहानि का मुद्दा हो या कोर्ट का कंटेम्प्ट हो कि कोर्ट की मानहानि हो रही है। तो इन चीज़ों को भी कंसिडर अप करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में। तो पॉइंट यहां पर आ जाता है कि ओवरऑल एक मूवी क्या लेकर के आती है वो देखने वाली बात है।
यहाँ पर आप कल्चरल वॉर्स की बात करो कि एक तरफ तो ऐसा कल्चर जहाँ पर उड़ता पंजाब में ये दिखाया गया कि हाँ जी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। एक तो आपके सामने कोई चीज़ एक्सपोज होकर के आ रही है कि क्या सिस्टम चल रहा है। एक चीज़ ये हो जाती है नेगेटिव कि वो ही मूवी फिर बाद में जो अलर्ट कर रही है वो एक तरीके से प्रमोशन भी कर रही है ड्रग्स कंजम्पशन को। तो ऐसे में दोनों में बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कंटेंट एक ही, पर आप क्या परसीव कर रहे हो वो देखने वाली बात है। तो ऐसे में फिल्म मेकर्स का ये कहना है कि जो आर्टिकल 19 में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हो। मूवीज़ में हम सोसाइटी की रियलिटी को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। एक तरफ तो सर्टिफिकेशन और दूसरी तरफ हमने बोल ही दिया सेंसरशिप, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा सरकार के ऊपर अभी सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वो ये कि एक तो आप इस तरीके से रिविजनरी पावर अपने हाथ में लेना चाह रहे हो, और प्रीवियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी अबॉलिश कर दिया, जिसमें कि अगर मान लो कि किसी भी मूवी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने किसी बात के चलते या किसी कंटेंट के चलते बैन कर दिया कि हाँ जी आप इस मूवी को शो नहीं कर सकते हो पब्लिक डोमेन में, तो वो मूवी मेकर्स कहाँ जा सकते थे, इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में। पर इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी कैंसिल कर दिया, तो ऐसे में तो अब सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये तो ब्रिटिश टाइम पे था जब ब्रिटिशर्स क्या कोशिश करते थे कि मास मीडियम का यूज पब्लिक अपने लिए यूज ना कर ले, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश रूल को डिस्टेबलाइज करने में ये मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगी। जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हमारी जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें जो भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में अमृत बाजार पत्रिका, जो ABP न्यूज़ आप सुनते हो ना, अमृत बाजार पत्रिका, वो रातों रात ही क्या हो गया था, इंग्लिश चैनल बन गया था। ओके, तो ऐसे में ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा था कॉलोनियल पीरियड पे। देखो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से 60 साल तक, अभी तक लगभग 70 साल की ज़्यादा हो चुके हैं। तो तब शुरुआत के टाइम पे तो देखो बहुत पूरा फ्रीडम मिला हुआ था, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के तहत ये जो सिनेमा हॉल्स में मूवीज़ दिखाना, ये इन पे इतनी ज़्यादा सेंसरशिप नहीं हुआ करती थी, पर अब सेंसरशिप लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जस्टिस मुकुल मुदगल और श्याम बेनेगल कमेटी, इन दोनों कमिटीज़ ने ये कहा था कि आप मूवीज़ के लिए ऐसा रिजीम लेकर के आओ, ऐसे कानून बनाओ या ऐसा एक माहौल बनाओ हमारे कंट्री में जहां पर नो स्निप्स एंड कट्स, कि आपको बिना मूवी में कट किए आप मूवी को शो कर सको। वो बात ठीक है कि नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ कहीं पे कोई कंटेंट है तो उसको आप देखो, पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप बिल्कुल ही ब्लैंकेट बैन कर दो, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021, इसमें जो प्रोविज़न किए जा रहे हैं जिसमें रिविजनरी पावर अपने हाथ में लिया जा रहा है, उसकी बजाय डेमोक्रेटिक मैनर में काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये एक तो देखो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल ख़त्म होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के जो भी एक्शन है उनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी कितने सारे केसेस पेंडिंग है। और वो बात भी सही है कि इन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में भी कौन अपॉइंट करता है, इनको भी हैंडल कौन करता है, यही जुडिशरी करती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, रिड्रेस करो इन प्रॉब्लम्स को, एकदम ब्लैंकेट बैन करना गलत बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है काउंट आर डेड, ये मिलिंद सोहनी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। मिलिंद सोहनी जी जो है वो IIT बॉम्बे में पढ़ाते हैं। तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद की बात करें तो बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आए थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी एक था, और एक सब्सटेंशियल रिसर्च की गई थी कि कैसे नेशनल डेवलपमेंट को हम आगे ले जा सकते हैं, किसी भी देश को आगे बढ़ाया जाए, और साथ में उसके लिए डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करना कि हाँ ये चीज़ करेंगे तब फ़ायदा होगा। तब एक फेमस मॉडल आता है जिसको बोलते हैं सोलो स्वान मॉडल। उस मॉडल में क्या था कि जो सोसाइटी का नॉलेज है या जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस अवेलेबल है उसको कंसिडर करो, उसके बाद में आपने नॉलेज जो है उसका यूज़ किया साइंटिफिक मैनर में, और जो डेटा है उस पर आपने अपनी रिलायंस रखी। अब डेटा अगर आपके पास में है और साइंटिफिक स्टडी आपने अपनी की है तो आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में बहुत ज़्यादा हद तक कैपेबल रहोगे, और अगर रिसोर्सेज की कमी है तो आप रिसोर्सेज को बढ़ा पाओगे।
तो एक चीज़ क्या हो गई कि आपके पास में नॉलेज होना ज़रूरी है, डेटा होना ज़रूरी है, रिसोर्सेज के बारे में एक्यूरेसी आपके पास में होनी चाहिए, और अब कमी है या ज़्यादा है हमारे पास में, उस चीज़ को आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। और यही चीज़ पेंडेमिक हमें सिखाती है। कैसे? ऑक्सीजन के बारे में बोले हमारे पास में डेटा अच्छे से नहीं था, तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि बस भाग दौड़ लग रही है, हौच पौच हो गया सब कुछ, लोगों की डेथ हो गई बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पास में साइंटिफिक स्टडी रहती कि हमारे पास में ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो क्या इतनी डेथ्स होती? ये अभी जो सेकंड वेव के टाइम पे जितना भी डेथ रेट में राइज हुआ है, इसके पीछे वजह बीमारी से ज़्यादा तो ये थी कि हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो क्या इतनी परेशानी होती? अब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले ज़रूरत होती है कि क्या आपके पास में डेटा था कि आपके पास में कितना है और कितने की और ज़रूरत है। ये चीज़ बताई जा रही है। आगे बताते हैं राइटर कि करंट पेंडेमिक की बात करें तो यूएसए टू बेल्जियम, यहाँ पर 10 लाख लोगों के ऊपर 1500 से 2200 लोगों की डेथ हुई है। अब बात आ जाती है भाई इंडिया की। तो इंडिया में भी स्टेट्स की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल ले रहे हैं यूपी का, एक ले रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर कर्नाटका, गोवा का और गुजरात का। बोले यूपी में तो 10 लाख लोगों के ऊपर 100 जनों की डेथ हुई है, जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पुअर है। दूसरी तरफ आप कर्नाटका की बात करो, गोवा की बात करो, वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। वहाँ पर आप देखो गोवा में तो 1980 जनों की डेथ हुई है, अगर बात की जाए इनकी डेथ की 1 मिलियन के ऊपर। तो ये डिस्क्रिपेंसी कैसे? क्या यूपी इतना एडवांस्ड है क्या कि 100 जने ही मरेंगे 10 लाख लोगों के ऊपर? सवाल बहुत बड़ा है ये कि डेटा प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया गया। मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरे भैया डॉक्टर हैं, आप भी अपने रिलेटिव से पूछ सकते हो। उन्होंने सीधा बताया कि हमारे जो वो सीएचसी हेड हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ आसपास में 3 जनों की कोविड की वजह से डेथ हुई है, और बताया जा रहा है कितना? बोले 0। ये है गवर्नमेंट का डेटा। तो ये चीज़ क्या करती है, आपके पास में एक्यूरेट डेटा ही नहीं होगा तो आप कैसे फिगर आउट कर पाओगे कि हमें आगे इस तरीके की परिस्थितियों से अगर हमें टैकल करना है तो क्या प्लान करोगे? जब आपके पास में आपने, वही बात है, आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद कर ली तो फिर तो पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। क्या रियल में अंधेरा है? नहीं ना। तो वो डेटा कलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। हर एक चीज़ में, चाहे आप माइग्रेंट वर्कर्स के रिलेटेड क्राइसिस की बात करो कि माइग्रेंट कितने रिवर्स गए हैं अपने गाँवों में, उन लोगों की जो लाइवलीहुड छीनी गई है उसको आप टैकल करने की बात करो, या फिर मोर्टेलिटी फिगर को आप सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करना चाहते हो और ये देखना चाहो कि कितनी बीमारी आई, और उसके बाद में ये देखो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, मैन पावर क्या हमारे पास में है, हमारी कैपेबिलिटीज़ कितनी है। तो ये चीज़ें अगर हमें पता नहीं होगी तो ऐसे ही ये बीमारी फिर से इसी तरीके से साफ करके जाएगी, हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन कर देगी। ठीक है, चाहे अहमदाबाद की बात करो, चाहे पुणे की बात करो, चाहे बेंगलुरु की बात करो, अगर इनमें कंपैरिजन देखें तो पुणे और बेंगलुरु के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डेटा कलेक्शन की फैसिलिटी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एज़ कंपेयर टू कानपुर एंड अहमदाबाद आपको ठीक मिलेगा। समझ गए? यहाँ पर आप देखो, सॉरी ये 1 सेकेंड मैंने शायद उल्टा बता दिया। कानपुर और अहमदाबाद में एपिडेमिक को मैनेज करने का जो तरीका था वो पुणे और बेंगलुरु से भी बोला अच्छा था। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ आ जाता है कि जब अच्छा था तो कानपुर में तो हो गया कम, पर सवाल यह आ जाता है कि इन स्टेट्स के बीच में या इन सिटीज़ के बीच में लर्निंग क्यों नहीं है? कन्वर्जेंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कानपुर ने या अहमदाबाद ने कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जिसका फ़ायदा इनको मिला। अब देखो, हमने मुंबई में जो धारावी स्लम्स है वहाँ पर सेकंड वेव का इतना अटैक नहीं हुआ। वजह क्या थी कि वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो ये लर्निंग्स जब एक्सचेंज ही नहीं होंगी तो कैसे हम बेटर फ्यूचर इंश्योर कर पाएंगे? देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2021 की 20-21 की बात करें ना, अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है, उसमें एक इंडेक्स की बात की गई है जिसको बोला जा रहा है बेसिक नेसेसिटीज़ इंडेक्स। इस बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स में ये एक यार्ड स्टिक जिससे कि कैलकुलेट किया जा सकता है कि हाँ जी, पूरे कंट्री में कौन सी चीज़ की कमी है, कहाँ पर क्या काम किया जा सकता है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि अलग अलग एरियाज़ में वेरिएशन आ रहे हैं, तो या फिर ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी। तो ऐसे में एक बेसिक नेसेसिटीज़ इंडेक्स की बात की गई 2020-21 में, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। पर सवाल यह आ जाता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन नंबर 1, नंबर 2 अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़, ठीक है, कि
कोई स्टेट किस तरीके से किसी भी चीज़ को टैकल कर रहा है, कोई किस तरीके, वही सही बात हो गई कि वन साइज फिट्स ऑल हम अप्लाई नहीं कर सकते हर एक केस के अंदर, ठीक है। दूसरा, अनसाइंटिफिक मैनर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अलग अलग स्टेट्स ने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर दिया। रिजल्ट क्या रहा? मोर्टेलिटी रेट लगातार। तो देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम करने की जरूरत है। और राइटर फिर बाद में तंज कस रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि लगातार देखो सेंट्रलाइजेशन पे तो काम कर ही रही है सरकार, अपने हाथ में सब कुछ पकड़ रही है कि हाँ सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, जैसे कि वन नेशन वन एलिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर ही है कि सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाए। तो ऐसे में बोले कि आप इन क्रिएटिव मैनर में काम करो ना आप, जिसमें कुछ मॉडल क्रिएट करो, उन मॉडल को सजेस्ट करो उनको स्टेट्स को, और स्टेट्स फिर उसके बाद में उस पर काम करें, जिससे कि प्रॉपर डेटा कलेक्शन भी हो, रियलिटी एक्सपोज होकर के बाहर आए, उसके बेसिस पे फिर बाद में आप अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करो, इंप्लीमेंट करो, फिर उसको प्रॉपर मॉनिटर करो। सोसाइटी में सिविल सोसाइटी की बात करें, जैसे टीचर्स, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट, शॉपकीपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन सब को साथ में लेकर के काम करने की ज़रूरत है। इनको एक ट्रेनिंग दो, इनको एनकरेज करो, इनको एम्पावर करो, तब जाकर के हम काम करेंगे। एक ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एथिक्स के पेपर से आप इसमें सीधा कनेक्ट कर सकते हो कि ये कितना इमोरल वे हो जाता है कि आप डेटा प्रॉपर कलेक्ट नहीं करो, उसकी वजह से लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है पूरे आर्टिकल में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कास्ट इन चाइनाज इमेज। देखो, पार्टी टू पार्टी डिप्लोमेसी पे बड़ा ध्यान दिया है। ये शिखा अग्रवाल जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। ये सीनियर फेलो हैं इंडियन फाउंडेशन और ताइपे ताइवान फेलोशिप अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मतलब एक्सपर्ट के पास में अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, अच्छा खासा लेवल है इनका। तो ये बोल रही हैं चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंगल रूल चलता है वहाँ पर, सिंगल पार्टी रूल है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शंस भी होते हैं तो केवल इसी कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया जाता है और वो खड़े हो जाते हैं, और पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर पूरा देश चलता है। तो चाइना ने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है? पार्टी टू पार्टी डिप्लोमेसी। इसमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, जिसको बोला जाता है IDCPC, ठीक है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट, चाइनीज पार्टी CPC, ठीक है, चाइनाज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना समथिंग हो गया ये, ठीक है, CPC IDCPC। तो इसका काम क्या है वो देखो आप। पेंडेमिक के टाइम पे बात हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया उन्होंने? एक स्मॉल ग्रुप बना लिया इस नोवेल कोरोना वायरस से डील करने के लिए। वायरस से डील करने के लिए नहीं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को अपने हिसाब से सेट करने के लिए। कैसे? कि इस IDCPC ने एक लेटर तैयार किया और लेटर भेजा दूसरे कंट्रीज में। देखो, ये बात तो है ही कि चाइना की वुहान लैब से या चाइना के वुहान से ये वायरस शुरू हुआ, तो इसको वुहान वायरस भी बोला गया, चाइनीज वायरस भी बोल दिया था डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स ने। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि चाइना की इमेज हो गई डाउन। अब इस इमेज को कैसे कवर किया जाए? तो चाइना की इस कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट था, इसने एक लेटर बनाया और 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेटर भेजे। और वो 60 कंट्रीज कौन से थे? जो चाइना के फेवर में बोलने वाले थे ज़्यादातर, या चाइना जिनके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा चुका है, या फिर कह सकते हो चाइना ने बहुत फ़ायदा किया उनका। जैसे पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, श्रीलंका की बात करो, तो वहाँ पर लेटर जाता है वहाँ की पार्टीज़ के पास में कि चाइना के खिलाफ ये जो भी माहौल बन रहा है ये बहुत ही गलत है। चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस बीमारी को टैकल करने के लिए, और ये बीमारी सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, समथिंग ऐसा कुछ, कि अपनी इमेज को क्लियर करना। तो आप देखोगे 60 कंट्रीज़ में अगर पार्टीज़ के पास में लेटर जाता है तो इसका असर क्या होता है जी? वहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट में कोई भी रेडिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे। और पार्टी टू पार्टी अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है तो वो पार्टी वाले क्या सोचते हैं फिर कि हाँ जी, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो हमें रिकॉग्नाइज तो कर रहा है चाइना, अगर हम रूल में आएंगे तो हमारे हाथ में पावर्स होगी। तो उनका तो लालच ये, और चाइना का लालच क्या कि भाई हमारी इमेज हमें कैसे भी करेक्ट करनी है, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जिन लोगों को हमने साथ में लिया है वो लोग इतना तो हमारे लिए कर ही देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप क्लियर देखो, जिसमें बांग्लादेश से भी, बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी, तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान की, ये कुछ पार्टीज है जिनको साउथ एशिया में प्रोजेक्ट किया गया है चाइना के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं बड़ी क्लियर। श्रीलंका में आपको पता ही है, हम्बंतोता पोर्ट डेवलप किया, तो साउथ एशिया के अंदर तो पूरा अपना माहौल क्रिएट करने के लिए 4-5 ये कंट्रीज है। म्यांमार भी अपनी तरफ से पूरा टिल्टेड है चाइना की तरफ, चाइना बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, इवन मिलिट्री को वहाँ पर कॉपरेट और कर रहा है। डेमोक्रेसी जो आई थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है मिलिट्री के द्वारा। अभी फरवरी में तो हुआ था वहाँ मिलिट्री कू, तो ऐसे में चाइना उसको कॉपरेट कर रहा है। तो अपनी खुद की इमेज को करेक्ट करने के लिए पार्टी टू पार्टी डिप्लोमेसी पे भी चाइना काम कर रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इंटरव्यू में काम आ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको कभी
आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिल जाए, इंडिया चाइना रिलेशन या चाइना की जो इमेज है इंटरनेशनली, वो सारी चीज़ें। ओके, आगे चलते हैं। फिर आर्टिकल बताया जा रहा है काइंड ऑफ रिलीफ। इसमें बताया जा रहा है कि इकोनॉमी के लिए जो बूस्ट देने की कोशिश की गई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेस अभी देखने को मिली है सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक और उसके पहले से भी, पर्टिकुलरली एक तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, नंबर 2 जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना। पर सवाल ये आ जाता है कि ये केवल लिमिटेड मैनर में या मिनिमल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि जीडीपी का लगभग 0.6% के लगभग है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है बेशक, जिसमें भी बच्चों के लिए जो पेडियाट्रिक जो सेगमेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस पर मेन फोकस किया जा रहा है। पर टूरिज्म की आप बात करो, क्या टूरिज्म को आप इतना पैसा दे रहे हो या लोन दे रहे हो वो उनके लिए सफिशिएंट होगा? क्योंकि टूरिज्म को आपने क्रेडिट तो दे दिया, पर वो क्रेडिट चुकाने के लिए उनके पास में अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो सवाल खड़ा है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत है, तब जाकर के लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों की लाइवलीहुड अर्निंग का जो लेवल है वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है। देखो, इसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसका भी स्कोप जो एमएसएमईज के लिए प्रोविज़न है इसमें। ठीक है, जो भी हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज को बूस्ट करना, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, तो उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए पहले 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न था, उसको बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ का कर दिया गया है। तो एक तो ये चीज़ बताई जा रही है। दूसरा, आप देख सकते हो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की बात करें, जिसमें माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया जा रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग। इससे क्या होगा कि जो स्मॉल बोरोवर्स हैं या फिर जो भी हाउस होल्ड बोरोवर्स हैं जिनकी इनकम कम है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, और साथ में 23,220 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की, हाँ जी अभी जो बच्चों के लिए हमें ज़रूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बूस्ट करना। तो पॉइंट यहाँ पर है, सरकार ने अपनी तरफ से काम किया है, दैट इज़ वेरी गुड, पर एक तो जीडीपी के कंपैरिजन में कम है, नंबर 2 लाइवलीहुड लोगों की इंश्योर नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने टूरिज्म को इसको प्रमोट कर पाएंगे। इसके अलावा जो लाइवलीहुड अर्निंग्स हैं उसके साथ साथ में हमें हेल्थ सिक्योरिटी देना, और उसके लिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन ड्राइव हम जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि रिसर्च क्या आई है कि जिसके भी 2 वैक्सीन डोज लग गए वो बहुत हद तक, मतलब यूँ मानो कि बहुत ही सेफ है, वो टेंशन ही नहीं है उनको इस कोरोना की। ओके, तो ये चीज़ें थी, डिस्कशन थोड़ा लेंदी हो गया, बाकी कवर हमने सब कुछ कर लिया। थैंक यू।